नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। लल्लन टॉप की टीम गंगा आ गई है नवादा में। इस वक्त हम खड़े हैं नवादा विधानसभा, नवादा शहर विधानसभा में, जहाँ पे प्रत्याशी जेडीयू की तरफ से हैं कौशल यादव और आरजेडी की तरफ से हैं विभा देवी, जो कि राजवल्लभ यादव की पत्नी हैं। और राजवल्लभ यादव का इतिहास ये है कि 2015 में जब महागठबंधन जीता था विधानसभा चुनाव, तो वो यहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी थे और चुनाव जीते थे। मगर 2016 में उनको एक रेप केस में दोषी पाया गया, इस वजह से उनको सज़ा हुई और उसके बाद दोबारा चुनाव हुए और यहाँ से कौशल यादव जेडीयू की तरफ से उतरे उपचुनाव में और चुनाव जीत गए। तो इस बार मैदान में आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से विभा देवी हैं, जो कि राजवल्लभ की पत्नी हैं। तो यहाँ हम नवादा शहर सीट आए हुए हैं। सबसे पहले जानेंगे यहाँ के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं इस बार लोग। उसके बाद सरकार का काम जानेंगे और क्या सोच के लोग वोट देंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद समीम मंसूरी। क्या करते हैं आप? यहाँ पे हम बिल्डिंग मटेरियल्स का बिजनेस है। उसके बाद हम लोग सियासत में 2017 से हम लोग यहाँ पे हैं पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स भी करते हैं? हाँ, करते वो आपके कपड़े देख के लग रहा है, सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ है आपने। किस पार्टी की पॉलिटिक्स करते हैं? 1 महीना पहले हम ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर में हम लोग प्रदेश महासचिव हैं ऑलरेडी, और अभी AMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में हैं। अच्छा, अभी आप ओवैसी जी की पार्टी में क्या पद है आपका? पद नहीं है इसमें, उम्मीदवार के रूप में नवादा में हम आए थे। आप उम्मीदवार रह चुके हैं, इस बार उम्मीदवार हैं? उम्मीदवार घोषित किया गया था, लेकिन सीट शेयरिंग की वजह से यह सीट कट गई, RLSP के खाते में चली गई। अच्छा, मतलब उपेंद्र कुशवाहा और ओवैसी के बीच जो गठबंधन हुआ है, ये सीट उस नाते उस RLSP को चली गई। जी जी। और आपका टिकट घोषित था, आपका टिकट कट गया। तो क्या करने वाले हैं आप? अब तो आवाम का हम हालत और ओपिनियन लिए हैं। आज लगभग 100 लोगों का ओपिनियन लिए हैं। ओपिनियन मतलब लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आपको क्या करना है। पब्लिक मीटिंग लिए आज हम लोग। आज पब्लिक मीटिंग जब लिए, पब्लिक मीटिंग के अनुसार से RJD यहाँ पे लग रहा है कि RJD को देना चाहिए वोट। ओवैसी जी को धोखा दे दिया। अच्छा, तो यहाँ पे आवाम का हालत देखा जा रहा है। यहाँ पे जो JDU के प्रत्याशी थे यहाँ कौशल यादव जी, वो अभी तक नवादा में कोई काम नहीं हुआ, विकास का कोई भी काम नहीं हुआ। जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, जो विधायक हैं मौजूदा, उनकी बात कर रहे हैं। जी जी, अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ? नहीं। मगर उन्होंने काम नहीं किया। मगर आपका जो आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसका गठबंधन RLSP से हुआ है। जी जी। आप कह रहे हैं कि आप उसका साथ नहीं देंगे, नहीं। आप RJD का साथ देंगे। RJD का साथ। वजह क्या है? वजह टिकट नहीं मिला आपको? टिकट की बात नहीं है। यहाँ हम लोग आवाम के हालत से लड़ते हैं चुनाव, अपने मर्जी से नहीं लड़ते हैं। आवाम हम लोग को भेजा था AMIM ज्वाइन कीजिए, हम लोग ज्वाइन। माने क्या समझाइए? पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक लोग का डिमांड था AMIM ज्वाइन कीजिए, तो हम लोग AMIM ज्वाइन किए। चुनाव लड़े हैं आप? नहीं, ये पहला चुनाव लड़ने ये पहला चुनाव मेरा था। अच्छा, जो हम लोग नहीं लड़ सके। नहीं लड़ सके। नहीं, तो ये नाराजगी की वजह से आप पाला बदल रहे हैं कि लोग कह रहे हैं? आप कह रहे नहीं, हैं लोग कह रहे हैं, मेरी नाराजगी नहीं है। अच्छा, लोग का ओपिनियन है। RJD के साथ देंगे जी, RJD का समर्थन। ओवैसी जी का RJD से ऊपर गठबंधन क्यों नहीं हो गया? ऊपर गठबंधन नहीं होने के पीछे बहुत सारी रीज़न है। ओवैसी साहब को कहीं भी गठबंधन में नहीं जगह दिया। लास्ट में RLSP से गठबंधन हुई, बहन मायावती से गठबंधन हुई, उस गठबंधन के सहारे चल रहे हैं और जहाँ से भी आएंगे। आप नहीं समझते कि बेहतर होता कि ओवैसी साहब की गठबंधन जो है RJD से हो जाता? कोशिश नहीं की उन्होंने? आपकी बातचीत होती कभी? हाँ, बताते हैं। RJD वाले लोग जो हैं नहीं दिए इनको अपना। क्या मांग रहे थे? सीट शेयरिंग नहीं बढ़ पा रहा था। कितनी सीटें मांग रहे थे? उस सीट शेयरिंग का जान ही रहे थे। RJD में क्या लफड़ा था, धीरे धीरे करके सब निकल गए, तो नया वाले को कहाँ से घुसने का मौका मिलता। क्योंकि आप MIM के मतलब कार्यकर्ता रहे, अभी भले आप थोड़ा सा पाला बदलने के मूड में हैं कि आप आवाम का सहारा ले रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, एक MIM पे आरोप लगता है जब वो हैदराबाद से बाहर निकलती है, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हो, चाहे UP के चुनाव हो, चाहे अब बिहार के चुनाव हैं, तो एक आरोप लगता है कि वोट कटवा पार्टी है, कि वोट काटती है, खुद भले नहीं जीते। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या लगता है? वोट काट, वो अपने हक हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं पूरे बिहार में, चाहे जहाँ भी हो। आज हम भी यहाँ हैं, भले टिकट हमको नहीं मिला, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन AMIM अपनी ताकत के दम पे लड़ रही है बिहार में। चाहे जितनी सीट उसको मिला, सीट शेयर में 23 सीट मिला है उनको, वो अपनी लड़ाई लड़ रही। कोई वोट काटने वाली पार्टी नहीं है। मगर आप नाराज़ होकर चले तो? नाराज़ होकर नहीं है, पब्लिक ओपिनियन पे बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़हीर अनवर है। आप क्या करते हैं? मैं सर्विस में था, अभी रिटायर कर गया हूँ मैं। किस सर्विस में थे? उर्दू ट्रांसलेटर थे।
दूसरी ज़ुबान जो जगन्नाथ मिश्रा ने किया था, तो उर्दू ट्रांसलेटर, असिस्टेंट ट्रांसलेटर और टाइपिस्टों की जो बहाली हुई, तो उसी में हम असिस्टेंट ट्रांसलेटर मेरी बहाली हुई। अभी मैं रिटायर करके बैठा हुआ हूँ, घर पे आराम कर रहा हूँ। और अभी मैं बताइए कि नवादा शहर, क्योंकि आप बुज़ुर्ग हैं यहाँ के, आपने तमाम नेता, तमाम दौर, तमाम सरकारें देखी होंगी, आपके हिसाब से क्या बड़े मुद्दे हैं नवादा के शहर के, आपकी विधानसभा के, जिनको देख के लोगों को वोट देना चाहिए? हाँ, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि जिला अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी का मैं कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। तो ये ज़रूर सी बात, जुड़े हुए हैं? जी, जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि ज़िला कांग्रेस कमेटी के मैं कार्यवाहक अध्यक्ष वर्तमान में हूँ। और जब दोनों में गठबंधन हुआ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं साथ दूंगा। जो हमारे प्रत्याशी हैं यहाँ के राजद के, उनका मैं साथ दूंगा। और अगर कारण आप पूछेंगे क्यों यह भी होता है, तो आपने देखा होगा कि जब लोकसभा जब पास कर दिया CAA NRC, तो अगर राज्यसभा में नीतीश जी पास नहीं करते तो ये पास नहीं होता, जिसमें इसके विरोध में यहाँ 73 दिन प्रदर्शन हुआ, एहतजाज हुआ। उसमें मैं ही एंकर था, मैं ही संचालन कर रहा था। तो आप लीड कर बिल्कुल मैं लीड कर रहा था। और बहुत सारे जहाँ हो रहे थे वहाँ भी मैं जा रहा था। तो मैंने वही देखा कि मर्दों से ज़्यादा औरतें थी हमारी, जो औरतें घर से कभी निकली नहीं थी, बिल्कुल पर्दा में रहने वाली थी, वो इसमें एहतजाज में आई। और जब भी चेहरा पर नज़र जाता मैं कहता तो रोते हुए नज़र आती, जाड़ा हो गर्मी हो। और हम लोग का प्रदर्शन तो चलता ही रहता। लेकिन खैरियत है, ये कोरोना के बहाने हमारी माँ बहनों को आराम करने का मौका मिल गया। नहीं, हम लोग इरादा कर लिए थे कि जब तक कि ये कानून, काला कानून, गंदा कानून, एकदम ख़त्म कानून जो बनाया था लोकसभा ने, और नीतीश कुमार ने इसमें समर्थन दे दिया, तो हर हालत में नीतीश कुमार को इसकी सज़ा मिलेगी। और सज़ा के माने हैं कि जब वक्त आता है एक एक वोट करके, जो मुसलमान का वोट है 100% जाएगा, लेकिन उसमें धान में जैसे खखरी होता है 2-4-5% ही उससे बिखरेंगे और इधर उधर जाएंगे। वरना यही एक मौका है किसी भी पार्टी के जो सरबराह रहनुमा होते हैं, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री जो भी हो, उसको सज़ा देना। आवाम जानती है, आवाम कुर्सी पर बैठाती है, तो वही आवाम कुर्सी से उतारती है। कुर्सी कानून पास तो नहीं हुआ और उसके बाद जो है उस कानून को लेकर तमाम रोक भी दिया गया। प्रधानमंत्री और अमित शाह की तरफ से तमाम बयान भी आए कि भैया वो कानून तो अभी, और जो मेरी मोहतरम मैं बता दूं खुली किताब कि वो पास हो चुका है। इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, नहीं करना, ये तो मुख्यमंत्रियों पर डिपेंड करता है। इन्होंने प्रलोभन दिया कि लोकसभा में पास हो गया, लेकिन हम यहाँ लागू नहीं करेंगे। कब तक नहीं करोगे? जब पास ही हो गया तो करना ही होगा। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार जी जो है, चुनाव में ये मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है, ज़बरदस्त मुद्दा है सर। और दूसरा मुद्दा विधानसभा चुनाव में CAA NRC, बिल्कुल ये तो पूरे हिंदुस्तान में मुद्दा चलता ही रहा था। बिहार में शुरू हुआ है इस मुद्दा का, ये तो बड़ा मुद्दा है। दिल की बात मैं कर रहा हूँ, दिखाटे की बात नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है, मतलब आप लोकल मुद्दे देख के विधानसभा चुनाव में वोट देने वाले हैं कि CAA NRC वोट देने वाले हैं? नहीं, ये मुद्दा है सर। विधानसभा चुनाव के जो लिहाज हमारे सामने आया है, तो हमें जो परेशान किया गया है, रुलाया है, हमारी बहनें रोड पर आई, हमारी बहनें जो है वो मार्च किया, किलो 2 मिनट तक चलती रही, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं रहा, पानी पीने का तक के मौका नहीं मिला। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि हम मुस्लिम हैं, मुसलमान मज़हब के मानने वाले हैं, उर्दू पढ़ने वाले हमारे बच्चे बच्चियाँ थी, अपनी उसकी मादरी ज़ुबान हमारी उर्दू होती है। नीतीश कुमार ने इसको दूसरी ज़ुबान करार दे दिया। और यह भी है कि यह भी उन्होंने पास किया था, जिसमें हमारी बेटी भी बहाल हुई है, कि हर स्कूल में एक उर्दू टीचर बहाल होंगे, चाहे उर्दू पढ़ने वाला हो या ना हो, क्योंकि दूसरी ज़ुबान हो आई, दूसरे मज़हब वाले भी इसको सीखेंगे। ये मंशा उनका था, इस हिसाब से तमाम स्कूलों में बहाली हुई है। लेकिन अबर जो लगा दिया है कि दूसरी ज़ुबान, और दूसरी बात यह भी उन्होंने कह दी, पास कर दिया कि जिस स्कूल में 40 बच्चे होंगे वहीं टीचर की बहाली होगी। तो जो अभी सभी स्कूल में हैं, उन बच्चियों को ला करके जहाँ 40 बच्चे मुस्लिम बच्चियाँ पढ़ें वहाँ ला के करेंगे। फिर धीरे धीरे सीट खाली होता जाएगा और हमारे बच्चे या बच्चियां जो पढ़े हैं एक दिन बेकार हो करके रह जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, अगर आप कहेंगे तो बहुत सारी बातें हैं इनके रिजिम में,
बलात्कार आसमान पर छू गया, किसानों की हत्या हुई, किसान खुदकुशी कर लिए, कितने नौजवान जो है वो भी खुदकुशी किए। इसकी मिसालें बहुत सारी है। बलात्कार हुआ सर, कहाँ कहाँ मैं बताऊँ, बहुत सारे मुद्दे हैं। कि नीतीश कुमार ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए तमाम योजनाएं चलाई, तमाम किया। चलिए आइए सर, मैं क्या ये यहाँ पर नीतीश कुमार की योजनाएं? मैं एकदम बताता हूँ, अगर किसी ने काम किया है तो वो भी मैं कहूँगा, किसी में बुराई है तो अच्छाई है भी, अच्छाई है तो बुराई भी है। नीतीश कुमार ने मुसलमान लड़कों लड़कियों के लिए स्टाइपेंड दिया, लोन भी दिया, वो हॉस्पिटल अल्पसंख्यक हॉस्टल बनवाए, लेकिन सब बनाने के बाद ये जो कर दिया ये सब पर भारी हो गया। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, रोड है सबके लिए, पानी पड़ेगा तो सबके लिए, जो भी होगा तो सब पर वो लाभान्वित होंगे। लेकिन डायरेक्ट जो उन्होंने ये कर दिया, इसको कतई मुसलमान बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। 99% उनकी कामयाबी की हम सराहना करते हैं, लेकिन CAA ला करके, NRC कर करके और दूसरा नहीं ना। नहीं ये मैं कह रहा हूँ सर, मेरी बात सुनिए ना। कहें कि हम एक देख पुलाव बनावे, बिरयानी बनावे और एक कतरा उसमें गंदा डाल दे, पैखाना डाल दे तो कोई खाएगा क्या? उसी तरह से मुसलमानों के लिए अच्छा काम किया, लेकिन लास्ट में इतना ख़राब काम कर दिया जो सब पर जो है नमक फिर गया। कह रहे हैं नीतीश कुमार ने आपके मुस्लिम जो युवा हैं, लड़के लड़कियां बच्चे हैं, उनके लिए तमाम काम किए, मगर अंत में जो CAA NRC है उस पर जो उनका स्टैंड है उससे बिहार या नवादा के मुसलमान खुश नहीं है, इसलिए वोट बिल्कुल किसको वोट देने की बात है, इसलिए नीतीश कुमार को वोट नहीं देगा, ये कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं देगा। मुस्लिम समाज तो भूल चुक के नहीं देगा सर। मैं लप्पू चप्पू बात नहीं करता, धान में खखरी होते हैं उसी तरह से कुछ लोग देंगे ही। 1 to 10 आता है तो यहाँ जो RJD के प्रत्याशी हैं, जी जो महिला हैं विभा देवी, और उनके जो हस्बैंड हैं, हाँ उन पर रेप का आरोप सिद्ध हो गया, उस पर क्या कहेंगे? जी सर, देखिए वो कसूरवार हैं, बिल्कुल आप गलती उन्होंने किया, वो जेल भोग रहे हैं। अब सही में अगर वो कसूरवार होंगे जेल जाएंगे, उसे में क्या लेना देना। कसूरवार वो सिद्ध हो चुके हैं ना, इसीलिए जेल में प्रूवन है ना वो। मैं इसलिए आपसे जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि आप RJD को जहाँ जिताएंगे, मगर मैं जो प्रत्याशी, हाँ एक मिनट बोल लिए, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड सही हो गया, अब आइए दूसरे आप मानते हैं कि टिकट वो सही है? एक सर देखिए, छवि उनका बिगड़ चुका है, सदस्यता समाप्त हो गई, इसीलिए दूसरा इलेक्शन हुआ तो कौशल यादव जी जीते, तो गलती की सज़ा उनको मिल गई, जेल में भी हैं। गलती की सज़ा इतनी मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना रेप इतना बड़ा मसला है, इतना कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, है ना, बड़ा मसला अपने, एक बड़ा क्राइम है। एक रेप होता है पूरे देश में, एक बात होती है उसकी, है हम लोग चर्चा करते हैं कि नहीं होना चाहिए, और एक विधायक जिसके ऊपर रेप का आरोप लगता है, विधायक रहते हुए आरोप लगता है, उसके बाद वो सजा होती है, दोषी पाया जाता है, उसके बाद RJD उसकी बीवी को, अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो वो भी दोषी करार हो बीजेपी में अगर चले जाते हैं तो वो भी निर्दोष कहला जाते हैं। आज जितना भी बलात्कार हो, आप उन्नाव रेप केस जानते हैं, उसमें कुलदीप सेंगर को सजा हुई ना, तो ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप? हाथरस है ना सर, हाथरस वाला हाथरस में कौन सा विधायक इन्वॉल्व है? हवा में बातें मत करिए। देखिए किसी को दूध का धुला बताने के चक्कर में किसी पे आरोप लगाने से फायदा नहीं है। जो आप बोल रहे हैं वो नेतागिरी वाली है। सारा दुनिया देख रहा है सर, सारा मीडिया, सारा दुनिया देख रहा है क्या हो रहा है हाथरस। आप मुझे बताओ, आप क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इंतखाब वाला। क्या करते हैं? जी मेरा ट्रैक्टर है, यहाँ छोटा मोटा बिजनेस क्या है। उम्र है आपकी? मेरी उम्र हो गई 30 साल। 30 साल। नौजवान है ना आप? जी सर। तो एक नौजवान के नाते मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक विधायक जिस पर रेप का आरोप था, उसकी पत्नी को टिकट मिला, क्या सही है? तो उसको तो उसका आरोप सजा, सिद्ध सजा तो मिल गया है ना सर, सजा तो मिला। सजा हो गई तो वापस आ जाएंगे कुछ दिनों बाद, उनको टिकट मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कोई आदमी क्राइम कर ले, रेप कर ले, सजा हो जाए, में इतने बड़े बड़े क्राइम करके नित्यानंद बाकी जितने भी गलत है भाई साहब, वो भी गलत है। आप इनको सही क्यों कह रहे हैं? सर तो गलत है तो उनसे भी पूछिए, तो ये सवाल नहीं पूछेंगे, उनसे पूछेंगे। एक लॉ बनाया जाए, एक इसके खिलाफ एक लॉ बनाया जाए, अखलाकुर रहमान हमारा नाम हुआ है, इसके खिलाफ जो टिकट देता है एक रेपर को, उसके खिलाफ एक लॉ बनाया जाए कि जो रेप करेगा उसको टिकट नहीं मिलेगा। संविधान बनाइए आप। तो गलती तो कहीं ना कहीं सरकार की है, विफलता सरकार की। वाह दोस्त, मतलब कि अगर संविधान बनेगा तो अपने आप से, अपनी इच्छा से नहीं करना चाहिए। जी गलत किया है, राजबालम जो किया वो गलत किया, लेकिन उसका वाइफ को टिकट मिला तो उसकी वाइफ का क्या इसमें दोष है सर? वाइफ का क्या दोष है इसमें? मतलब कोई रेप का आरोपी हो और उसके परिवार रिश्तेदार को मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, रेपर को नहीं मिला, जो रेप किया वो तो ऑलरेडी जेल में जा चुका है। अच्छा ये बताओ आप, जब प्रधानी का आदमी जीतता है, प्रधान पत्नी बनती है, तो प्रधानी कौन चलाता है? क्या? मैं कह रहा हूँ कोई चुनाव हो, मान लो गाँव में प्रधान का चुनाव, पंचायत का चुनाव हो,
तो कई महिला प्रत्याशी लड़ती है ना, फिर 5 साल चुनाव कौन चला, जो कार्यकाल होता कौन चलाता है? कॉल कल जो जीता है वही चुनाता है उसका। चलाती है? जी जी जी। हस्बैंड चलाता है ना? तो यही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, कि अगर ये जीतेंगे तो चलाएगा कौन? जीतेगा वही चलाएगा, अभी तो वो जेल में है तो वो कैसे चलाएंगे? तुम नौजवान हो दोस्त, तुम्हारे नेवादा के मैं मुद्दे जानना चाहता हूँ, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को दे के वोट देने वाले हो? नवादा का नीतीश कुमार विफल यहाँ साबित हो रहा है। मुद्दा बताओ, इसे नेतागिरी वाली बातें करनी तो पीछे चले जाओ। टीचिंग लाइन में मैं मुद्दे पूछ रहा आइए। हूँ, मुद्दा क्या? टीचिंग लाइन है, टीचिंग लाइन में कहाँ नीतीश कुमार कितना टीचर, देखिए बहाली कितना टीचर किया है। एक स्कूल में, सरकारी स्कूल जाकर देखिए, सर्वेक्षण करिए जी। हम पीजी अभी कर रहे हैं सर, पीजी कर रहे हैं। क्या पढ़ाई है? इंग्लिश है सर। जी सर। ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है? जी सर, जी सर। 3 साल में डिग्री मिल गई? 3 साल डिग्री मिल गया। 2 साल में पीजी कंप्लीट हो रहा है? जी जी, अभी कंटिन्यू हो रहा है। क्या लगता है नौकरी मिलेगी? अगर नीतीश कुमार रहे तो नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी? अगर जी नहीं मिलेगी। किससे उम्मीद है फिर? हमको आज लालू यादव के बेटे तेजस्वी से उम्मीद है। जी जी है, बिल्कुल है जी, करेंगे। 10 लाख नौकरियां मिलेगी, उन्होंने ये कहा भी कि 10 लाख नौकरियां मिलेगी। कैसे मिलेंगे ये बताएं? बताए नहीं, वो तो सर मोदी जी भी कह के गए थे 15 लाख मिलेगा, मगर कैसे मिलेंगे वो बताएं? वो तो नहीं बताएं, और फिर लास्ट में साबित करिए, वो तो एक जुमला है। तो इसको भी मानकर चलते हैं, अगर जीत गए, अगर नहीं मिला 10 लाख नौकरियां, फिर अगले बार इनको भी धूल चटाया जाएगा। मगर ये जो 15 लाख का वादा करके गए, इसका तो धूल नहीं चटाया गया। एक तो पुलवामा अटैक हुआ, उसमें सहानुभूति लेकर के आज पीएम बन गए दोबारा से, तो फिर ये तो गलत है ना। हम एक बार तेजस्वी को भी मौका देंगे, 15 साल वो भी सरकार में सत्ता में रहे। लालू यादव 15 साल सत्ता में रहे, 15 साल उन्होंने शायद विकास नहीं किया, क्योंकि हमने उनके सत्ता को देखा नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम छोटा था। मैं समझना चाहता हूँ कि जिन्होंने सत्ता देखी वो अलग तरीके से बात करते हैं, आप लोगों ने वो दौर नहीं देखा है। हम लोग नहीं देखे तो हम लोग बता नहीं सकते कि कैसे किए नहीं किए, मगर 15 साल नीतीश कुमार का देखे, उसमें 7 साल 8 साल तो जरूर याद है सर। और क्या नीतीश कुमार का अच्छा लगा, क्या कमियां लगी? अच्छा यही लगा कि नवादा में एक हॉस्पिटल बना सर, वहाँ टाका मरवाने जाओ तो टेढ़ा मारेगा, वापस ले आना पड़ेगा प्राइवेट हॉस्पिटल, वापस ले आना होगा प्राइवेट हॉस्पिटल। अगर इमरजेंसी में किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो देने का, दर्द का तो देगा मलेरिया का सुई। ये एक विकास हुआ नवादा में। अगर किसी का सड़क दुर्घटना हो जाता है तो जाए यहाँ से तो डायरेक्ट भेज देता है पटना, और अगर पटना भी भेज दिया तो सर कुछ ट्रीटमेंट करके भेजेंगे ना, ताकि वहाँ तक पहुँच सके। तो इस टाइप से ये ट्रीटमेंट करेंगे कि दर्द को सह करके ही पेशेंट मर जाता है रास्ते तक जाते। तो ये नवादा का विकास है। और नवादा के नौजवानों से भी यही मैं कहना चाहूँगा कि इस बार मुद्दा हॉस्पिटल, मुद्दा शिक्षा, मुद्दा जात पात नहीं होना चाहिए। इस बार मुद्दा शिक्षा, मुद्दा रोजगार, मुद्दा हॉस्पिटल और नौकरियां, ये सब पे होगा। एक दद्दू थे, वो बोल रहे थे कि सीए एनआरसी होना चाहिए, तो सीए एनआरसी मुद्दा होगा कि जो लोकल मुद्दे गिराए वो मुद्दा? एक लोकल मुद्दा होगा जो कौशल यादव के लिए होगा, और हमारे सीएम के लिए मुद्दा होगा, सबसे बड़ा मुद्दा ये सीए एनआरसी। इसलिए मैं वो टी शर्ट भी पहन करके आया हूँ याद दिलाने के लिए, कि आपकी न्यूज़ के चैनल के माध्यम से सभी को याद आ जाए फिर से सीए एनआरसी। तो ये किस टाइप से पीठ के पीछे खंजर बोकने वाला काम किया नीतीश कुमार ने। बोलते तो हम अल्पसंख्यक का बहुत साथ देंगे, मगर पीठ के पीछे जाकर राज्यसभा में चुपचाप से वोटिंग करके चले आए और बोले कि हम मुसलमानों के साथ हैं। बिहार में सीए एनआरसी एनपीआर कभी लागू नहीं। सीए एनआरसी? जी सर, सीए एनआरसी जैसे सीए कानून बनाया है सर बाहरी को अंदर लाने के लिए, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, यहाँ जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, तो उसको सीए के तौर पे इंडिया वापस लिया जाएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके तौर पे उसे ना इंडिया वापस लाया जाएगा। और एनआरसी नागरिकता संशोधन बिल, उससे हमें ये साबित करना होगा कि हम हिंदुस्तानी हैं। और सर जिस टाइप से नीतीश कुमार मोदी जी ने कहा 50 साल का डॉक्यूमेंट्स पहले का दिखाना होगा, तो सर जो दादा थे वो बकरा पाला करते थे, बकरा कागजात खा गए यार, बकरा हम लोग खा गए, तो अब हम लोग कागज़ कहाँ से दिखाएंगे सर? वो तो अब कागज़ कहाँ से दिखाएंगे सर? सोशल मीडिया वाले बयान दे रहे हैं। सर सोशल मीडिया आज नौजवान। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसरत आलम। मोहम्मद हसरत आलम। क्या करते हैं आप? सर मैं प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ, डायरेक्टर ऑफ पैराडाइज पब्लिक स्कूल। प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ, संस्थापक हूँ, डायरेक्टर हैं ऑफ। आपके साथ? सर इस वक्त जो हमारा ये तो पहले अच्छी बात है जी हमारा जो शहर है, ये नवादा विधानसभा में हमारे अभी जो वर्तमान में एमएलए हैं कौशल यादव, लगातार 15 साल एमएलए के पद पे रहे हैं, और आज तक जो हमारा शहर का विकास हुआ है, यहाँ पे 15,000 की आबादी है, बगल में भदौनी है, इधर अंसार नगर है, मुगला खार है। आप चल के देखेंगे तो बीच सेंटर पे कहीं पे एक कॉलेज नहीं है,
जहाँ पर हमारे मुस्लिम समाज के लड़के लड़कियाँ पढ़ सके। उसके अलावा कोई अच्छा बैंक नहीं है। जहाँ पे मुस्लिम की 10,000 की आबादी है वहाँ पे नियरेस्ट में कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो ये विभिन्न मुद्दे हैं सर, जिसको लेकर के हम लोग चुनाव में आए हैं, चुनाव मैदान में। और वैसा प्रत्याशी हम लोग ढूंढ रहे हैं जो 15 साल में विकास नहीं हुआ है या जो हमारा काम नहीं कर सके हैं इस वक्त के एमएलए, वो अभी जो एमएलए हम ऐसा चुने जो हमारे समाज से जुड़ के रहे और काम कर सके। किससे उम्मीद है? देखिए सर, मैदान में 10 से 12 कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है आज पब्लिक ओपिनियन ले रहे थे, तो एक्चुअली जो हमारी विभा देवी हैं वो रेस में हैं और वो हमसे आई कांटेक्ट मिला के बात करने के लिए भी रेडी हैं और हमारे समाज का कल्याण करने में भी। कभी ये जो जेडीयू प्रत्याशी हैं कौशल यादव, ये आप लोग के पास नहीं आए आप लोगों से बात करने? हैं कभी आप लोग कभी गए उनके पास? रैली में दारू पी के परसों सर पूरा एफआईआर करने का धमकी दे रहे थे। कौशल यादव कल परसों एफआईआर करने का धमकी दे रहे थे। बात पे बजाते कोई दारू वारू पी के था सर, उसी का पार्टी का कोई कैंडिडेट दारू पिए हुए था और जब पब्लिक को चिल्ला चिल्ली हुआ वहाँ पर तो कह रहे थे सब पे केस कर देंगे, एफआईआर करेंगे। ये क्या है सर? जहाँ पे वो सभा कर रहे थे वहाँ पे कोई नशा की हालत में आया शराब पी के, तो उसने तो उन्हें कहा गया कि अभी आप चले जाओ वरना आपकी अरेस्टिंग हो जाएगी। सर एक बात बता दीजिए आप कि नीतीश जी कहते हैं कि शराब मुक्त है बिहार, तो फिर नशा पी कर आपके ही पक्ष के लोग कैसे आ जाते हैं? सत्ता के ही लोग कैसे आ जाते हैं आप हमको बताइए। शराब पट रही चुनाव में। जी, तो शराब आप सभा में पी करके कैसे चले आए? तो बड़ा मुद्दा है सर। क्या प्रत्याशी खुद है? प्रत्याशी के लोग आए हैं तो शराब मिल कैसे रहा है? शराब मुक्त बिहार है तो शराब कहाँ से आ रहा है? कैसे शराब पी करके लोग आ रहे हैं? आप लोग समझ सकते हैं कि आप स्कूल भी चलाते, क्योंकि आप स्कूल भी चलाते हैं, आप बता रहे हैं, तो मैं शिक्षा, देखिए हम बिहार में शिक्षा की बड़ी बात। हम पार्टी के प्रदेश सचिव भी हैं। किस पार्टी के? हम पार्टी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के। बड़ा भाई अलग अलग, तो हम पार्टी तो ठीक है, बीजेपी और जेडीयू गठबंधन। मैं बता रहा हूँ, अब अपनी पार्टी पे आपसे 2 लाइन बात कर लेना चाहता हूँ। आपकी पार्टी तो जेडीयू बीजेपी गठबंधन। सर मैं बता रहा हूँ, इस वक्त जो चुनाव हो रहा है वो पार्टी बेस पे नहीं हो रहा है। इस वक्त जो भी चुनाव हो रहा है लोकल बेस पे हो रहा है। हमारे यहाँ जब एनआरसी के खिलाफ नवादा जनता फाउंडेशन की तरफ से मतलब कि धरना रखा गया था, तो हमारे शमीम भाई जो हैं वो संस्थापक थे और उन्होंने ही धरना रखा था। इस बीच सारे नेता जो भी बड़े बड़े हैं हमारे, हद तक के श्री जीतन राम मांझी भी आए थे, वो भी प्रोटेस्ट में आए, बड़ी बड़ी बात कहे और उसके बाद जा करके बिना राय लिए सर जा करके वो गठबंधन में चले जाते हैं। हम लोग को प्रदेश सचिव बना देते हैं, जनरल सेक्रेटरी बना देते हैं, हम लोग से कोई राय नहीं ली जाती है। ये बड़ी कमी है सर। तो आप हमारे मंच पे आकर के हमारा पीठ थोपते हैं कि नहीं आपके साथ गलत किया जा रहा है, आपके साथ नीतीश जी खंजर मारे हैं, हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अब उसके बाद दूसरे दिन आप उनके गोद में चले जाते हैं जब आपको 5 सीट 7 सीट मिलती है और अपने पार्टी के लोगों से जिसे प्रदेश लेवल में जगह देते हैं उनसे मशवरा भी नहीं लेते हैं, पूछते भी नहीं, उनकी मीटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंस भी नहीं रखती है। ये सब बड़ा प्लान है सर। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद माजिद हुसैन। क्या करते हैं सर बेरोजगारी है, लॉकडाउन क्या उम्र है आपकी? सर 32 साल। बेरोजगार पहले से हैं कि अभी हुए हैं? नहीं, लॉकडाउन की वजह से हो गया हूँ। लॉकडाउन हुए पहले क्या करते थे? होटल था हमारा पुणे में सर। पुणे में आपका होटल था? हाँ, होटल चलाता था मैं होटल। अभी बेरोजगार हो गया हूँ। होटल बंद करना पड़ा? जी हाँ, बंद मतलब होटल में काम करते थे? नहीं, मेरा खुद का होटल था, रेंट पे था, लेकिन मैं ही चला रहा था बतौर ऑनरशिप में। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये जो खोखले वादे हुए कि रेंट नहीं लिया जाएगा, ये आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा, रेंट वगैरह था, 4 महीने तक हमने दिया सर। बाद में हिम्मत हार गए हम, क्योंकि ये पता नहीं कि कब तक रहेगा। कोरोना काल की, ये तो कोरोना काल की बात है, अभी तो फ़िलहाल बेरोजगार हूँ, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत है सर। किस बात का कन्फ्यूजन? आप कभी यहाँ पे किसी भी बिहार के किसी भी सरकारी स्कूल में दौरा करके देख लीजिए। नौकरी तो सबको सरकारी चाहिए, लेकिन जितने भी अफसर हैं उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ेंगे, सरकारी उनको स्कूल नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे कई स्कूलों का दौरा किया हूँ, मेनू देख के आपको मुंह में पानी आ जाएगा। जब आप स्कूल के अंदर जाएंगे तो वहाँ एक मेनू लगी होती है, मुंह में पानी आ जाएगा। जैसे एक बड़े होटल में मेनू होता है ना, ग्रीन सलाद, दाल, हरी सब्जियाँ, अंडे, बॉयल अंडा, केला, ऐसा ही रहता है ना कुछ। तो मेनू लगेगा कि वाह, हल्दी बनता है सर, हल्दी का चावल का खिचड़ी बनता है यहाँ पे, हल्दी का चावल का खिचड़ी बच्चों के लिए। लूट मारी चल रही है, कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। दें तो किसको दें? विभा देवी की भाई मैं सपोर्टर में नहीं हूँ, उनका क्या प्रत्याशी के सपोर्टर में नहीं है?
इस बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है सर। नीतीश कुमार का देखिए कोई स्टैंड साफ नज़र नहीं आता है। 370 पे भी उनका स्टैंड क्या था पहले कि हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे, ये भाजपा का हो सकता है, ये एनडीए का एजेंडा में नहीं है। राम मंदिर इनका एजेंडा है, ये एनडीए का एजेंडा नहीं, ये भाजपा का एजेंडा है। जब वक्त आता है तो सर आप बाइकाट कर देते तो हो। सुप्रीम कोर्ट से पास हुआ ना, उसमें जेडीयू या कोई भी क्या जेडीयू का राज्यसभा में तो ये है ना, भाई साहब वो राम मंदिर राज्यसभा कैसे पहुंच गया? वो तो कोर्ट का मसला है ना, कोर्ट से आया कोर्ट का मसला है, दुनिया जानता है सर। कैसे उसके आए, रिपोर्ट आया, कैसे उसका ये आया, रिजल्ट आया ना सर, जो भी कोर्ट का आया सब कुछ मान ये लिया। बताइए कि पहले जो है हिंदुस्तान का जो मुस्लिम समाज था या जो भी प्रतिनिधित्व कर रहे थे कोर्ट में मसले का, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से, उनका कहना ये था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा वो स्वीकार होगा। अब फैसला आ गया, अब समस्या क्या है? फैसला कैसा आया? फैसला एक ऐसा फैसला आया सर, फैसला एक ऐसा फैसला आया, मैं आपको बता देता हूँ कि गली मोहल्ले के एक मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मुसलमान कह रहा था कि नहीं कह रहा था देश का कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वो स्वीकार्य होगा? सुनिए सुप्रीम हो सकता है, हक में फैसला सुनाता तो भरोसा रहता, सुप्रीम और विरोध में सुना दिया तो फैसला टूट गया। नहीं सुनिए सर, सुप्रीम जमीन हमारा, कागजात हमारा, मकान आप लेके जाएंगे सर, जमीन हमारा वहाँ है, हर चीज है। तो आप बोलिएगा नदी किनारे जमीन ले लो, तो इस तरह नहीं होता ना सर। आप रोड पर का, बाईपास पर का जमीन लो, हमको नदी कर जमीन दे। नीतीश जी का स्टैंड हमें साफ नहीं रहता, कंफ्यूज बहुत है सर, बहुत ज्यादा। राम मंदिर के मुद्दे पे बोला कि नीतीश कुमार का स्टैंड क्लियर नहीं था, तो उनका राम मंदिर मसला तो कोर्ट का मसला था, उसमें किसी का स्टैंड क्या है क्या नहीं वो तो बात की बात होगी। कोर्ट जो फैसला सुना रहा है वो सबको एक्सेप्ट करना है जो भी है। और वैसे ही मुस्लिम समाज पहले ही बात कह रहा था कि भाई जो भी कोर्ट कहेगा वो मान्य होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया विवाद खत्म होना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला आजम है, प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस। कार्यकर्ता आ गए यहाँ पे जी। ठीक है ना, जहाँ तक आपने बात की राम मंदिर की, मैंने नहीं की, इन्होंने भाई साहब ने कहा तो मैंने बढ़ाई उस बात। अच्छा देखिए, राम मंदिर हम लोग सबसे पहली चीज़ डेमोक्रेसी में है, लोकतंत्र है हिंदुस्तान, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान को माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, हम तमाम हिंदुस्तानी मुसलमान उसका दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी अगर बाबरी मस्जिद का ढांचा नहीं गिरता तो मैं लोगों से जानना चाहता हूं तब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होता। पहली चीज़, सुप्रीम या तो ये कह दे, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया 30-32 लोग हैं, अडवाणी जी थे और भी बहुत सारे लोग थे शामिल, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि बाबरी मस्जिद का ढांचा किसी ने गिराया नहीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या बाबरी मस्जिद का जो ढांचा है वो खुद ब खुद गिर गया? वहाँ जो भीड़ थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा किसी ने नहीं गिराया, तो फिर सर जस्टिस कहाँ है? बात यह है कि जस्टिस आप दे कहाँ रहा है? सुप्रीम कोर्ट, ऐसा बहुत सारी चीज़ है सुप्रीम कोर्ट कह देती है, लेकिन क्या लोग मानते हैं? नहीं मानते। भाजपा की एनडीए की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती। आरएसएस के लोग हैं, गांधी को नहीं मानते, गोडसे को पूछते हैं, तो इसमें क्या कहेंगे आप? आप बताइए, आप सोशल मीडिया देख लीजिए, अभी 2 अक्टूबर गुजरा है, सोशल मीडिया पे गांधी जी को गलत ठहरा करके और गोडसे जिंदाबाद के वहाँ कमेंट चल रहे हैं, पोस्ट चल रहे हैं। कौन कर रहा था? ये जो एक देखिए, ये जो गोडसे के मानने वाले लोग हैं, क्या गांधी जी ने किसी के साथ, किसी भी समुदाय के लोगों के साथ गलत किया? उन्होंने अपनी जान निछावर करके इस हिंदुस्तान के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, बल्कि उन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दी। और जो शायद आरएसएस के लोग नहीं चाहते, जो आरएसएस के लोग अंग्रेज़ों की गुलामी किए, जिन्होंने 3 से 4 बार अंग्रेज़ों से माफ़ी किए मांगा, आज वही लोग मुसलमानों को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो सवाल क्या बोलते हैं आप बताइए, हमारे नवादा आरएसएस किसी बड़े नेता का बयान बताइए जो आप बातें बोल रहे हैं, सोशल मीडिया छोड़। मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया की बात नहीं है, आप अखबार पढ़ लीजिए, आप मोहन भागवत के स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट? मोहन भागवत के कई सारे स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट बताइए मुझे जो डायरेक्ट मुसलमानों के खिलाफ बोला हो। वो स्टेटमेंट देखिए, ये है कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों को रहना होगा तो भारत माता की जय कहना होगा। तो मैं ये पूछता, ये बयान आया है
अभी नहीं आया, पहले किया। आप पहले बहुत सारी चीज़ें कब आया बयान? कई साल हो गया, 2014 से पहले। सोशल मीडिया में सुना है, आपने देखा है कि आपने खुद नहीं, ये भाई कोई चीज़ देखिए, तो सोशल मीडिया से ही चलता है ना सर, उसके घर पे डायरेक्ट एक सेकंड देखिए, आप सच सुनना नहीं चाहते या सच दिखाना नहीं चाहते। मुझसे कह रहे हैं आप। जो आज केंद्र के इशारे पर इस देश की जनता को गुमराह कर रही है। जो कर रही है, आप एक बात बताइए, अभी चीन हमारे देश में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा? मैं आपसे पूछता हूँ। लेकिन सरकार ये कह रही है कि नहीं, चीनी सैनिक जो है देश में नहीं घुस रहा है। राहुल गांधी हमारे कब से कह रहे हैं कि चीनी सेना घुस रही है, लेकिन सरकार ने इसको दबा दिया, इस मुद्दे को। आप सत्य को छुपा, बिहार चुनाव में ये सब मुद्दे रहेंगे। देखिए, बिहार चुनाव जो इस बार हो रहा है, खासकर अभी हम लोग कोरोना काल से निकले हैं, ये हम अभी निकले हैं, मतलब कि अभी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कोरोना है। कोरोना है तो मास्क क्यों नहीं लगाते भाई साहब? देखिए, मैं अचानक से गुजर रहा था, यहाँ जितने लोग हैं, मास्क मैं हमेशा लेके घूमता, ऐसा नहीं है कि मास्क नहीं घूमना, लगा के घूमना है। मैं अभी just आप तो उतारा नेता हैं, नेता होंगे, आप लगाएंगे तो और लोग भी लगाएंगे। हूँ। मैं अभी जस्ट उतारा हूँ पानी पीने के लिए, ठीक है ना। तो इस बार जो बिहार की जनता बदलाव चाह रही है, लगाना मास्क, जैसे मैंने लगाया पूरा ऊपर तक। चलिए पता है, यहाँ पे जितने लोग आप पहले से खड़ा करके है, मैंने किसी को नहीं खड़ा किया, मैं खड़ा हुआ, लोग आ गए। आपको क्या लगता है इनको फ़ोन किया, बुलाया है? तो इस बार जो है, मैं देखिए, मैं युवा हूँ और खासकर युवाओं की बात करूँगा। नीतीश कुमार जी हमें ये बताए कि आपने युवाओं को कितने रोज़गार दिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपको भी मालूम है कि सीमांचल में, अगर हम बिहार के सीमांचल की बात करें, तो हर साल 2017 में भी बाढ़ आया, नेपाल ने पानी छोड़ दिया, कई घर डूब गए, कई लोग परेशान हो गए, घर से बेघर हो गए। तो अब तक नीतीश कुमार ने उस बाढ़ को रोकने के लिए कि पानी जो है क्षेत्र में नहीं घूमे, गांव में नहीं घुसे, उसके लिए कितने बांध बनाए। हर साल नीतीश कुमार जी हेलीकॉप्टर से आते हैं, देखते हैं, अपना मतलब उनको बस हेलीकॉप्टर से घूमना होता है, ठीक है ना, बस सहानुभूति देना होता है, लेकिन काम जो है 0 सन्नाटा। दूसरी चीज़, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की बात हुई, आपने सुना होगा, कई मासूम बच्चियां, वो देश की बेटियां थी, इस हिंदुस्तान की बेटियां थी, उनके साथ जो दुष्कर्म हो रहे थे वहाँ, तो नीतीश कुमार जी कहाँ थे? सवाल ये है। एक ये भी बनता है कि जो आपके आरजेडी की जहाँ प्रत्याशी हैं, उनके पति देव जो यहाँ विधायक रहे हैं, वो दुष्कर्म में दोषी पाए गए हैं, कोर्ट उनको सज़ा हुई है। एक सेकंड देखिए, सवाल बड़ा है, उन्हें उठाना। एक सेकंड, सवाल बड़ा आपका दुरुस्त है। आप एक बात बताइए, अगर आपने कोई गलती की है तो क्या हम आपके बेटे को क्रिमिनल मान लें? क्या उस बिहार पे अगर किसी का बाप गुंडा है या कुछ भी है, तो क्या आप उनके बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं? उनका कोई अधिकार छीन लेंगे क्या? भाई करवाना, नेता बनाना अलग चीज़ है। वल्लभ जी दोषी हैं तो वो सलाखों के पीछे हैं, तो इनमें विभा जी तो कुछ नहीं है ना। विभा यादव को कहाँ ला रहा है? विभा जी के ऊपर आरोप नहीं है ना, आरोप तो वल्लभ जी की था, कोर्ट ने फैसला दिया, वो जेल में है, इसमें क्या दिक्कत है? आप क्या नाम है आपका? आसिफ। क्या करते हैं आसिफ? स्टूडेंट हूँ, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? UG 1 में हूँ। अंडर ग्रेजुएट। हाँ, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स ऑनर्स। हाँ, तो हम अभी जैसे आप बोलें कि राजवल्लभ यादव दोषी हैं, इस पे आप कंफर्म हैं वो दोषी हैं? हाँ बिल्कुल, तभी तो सज़ा हुई है। कुछ देर पहले आप बोले थे आरोप लगा है, इसलिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सज़ा। हाँ ठीक है। हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, ख्याल से भी आज़ाद हैं, ठीक है। हम बोलना यह चाहते हैं कि CA और NRC, शुरू में नीतीश कुमार CA का सपोर्ट किए, बिहार में फिर ला पारित किए कि NRC यहाँ नहीं होगा, कन्फर्म है। तो फिर CA बिना NRC के पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या समझें? क्या समझ रहे हैं? जैसे हम लोग को क्या समझ रहे हैं, मतलब हम लोग को क्या समझ रहे हैं? आपको कुछ समझ में आया? इसका मतलब कि CA बिहार में अलाउ होगा लेकिन NRC नहीं होगा, बिना NRC के CA है पॉसिबल, और गैजेट ऑफ इंडिया में लिखा दिया हुआ है कि बिना NPR के, NPR इज़ द फर्स्ट स्टेप। आपको आंसर मिल गया क्योंकि आप यूथ हैं, है ना, और तमाम यहाँ पे यूथ हमारे साथ मौजूद है।
और क्योंकि सरकार ऐसा दावा करती है अपनी तरफ से कि जो समझ में आ रहा है वैसा नहीं है, ऐसा तमाम इश्तिहार भी सरकार ने निकाले, क्योंकि प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और 2024 तक तो हर हाल में रहना है, 24 में चुनाव होंगे, उसके बाद देश जो तय करेगा। तो एक क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और हम सभी आप लोग देश के नागरिक हैं। अगर आपके मन में वो डर है तो उनको क्या करना चाहिए कि वो डर खत्म हो, क्योंकि भाई सत्ता में तो वही है। डर नहीं है सर, मैं कह रहा हूँ एक भय है, देखिए क्योंकि अगर आंदोलन हुआ, मैं कह रहा हूँ इक्वल ट्रीट करिए, ना तो हिंदू को हिंदू की तरह, ना तो मुस्लिम को मुस्लिम की तरह, सबको इक्वल ट्रीट करिए। पढ़ाया गया इक्वलिटी ने, इक्वलिटी सबको इक्वल ट्रीट करिए, यही कहना है मेरा। अब सीए के थ्रू क्या कर रहे हैं कि वहाँ का जो यहाँ हिंदू है उसको ऑफिशियली यहाँ का सिटीजन घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ से तो जो अब देखिए असम का केस ये है कि वहाँ मैक्सिमम मतलब काफ़ी ऐसा केस सुना है कि उसमें 71 से पहले का कागज़ खोज रहा है, ठीक है, उसमें 71 से पहले का जो कागज़ खोज रहा है उसमें काफ़ी ऐसा हुआ केस देखे हैं कि ज़्यादातर दिखा दिया गया है, और एक दो कितना तो है कि एक दो कागज़ नहीं, बहुत 13-14 कागज़ पेश कर दिया कि हम यहाँ के सिटीजन हैं, लेकिन फिर भी उसको डिनाई किया गया है, ठीक है। हमारा बाबरी मस्जिद 92 में टूटा, ठीक है, मेरा जो टूटा है ये तो सब जान रहे हैं, मेरा टूटा हुआ को जब मान नहीं रहे हैं, मेरा वो तो प्रमाण था ना, वो तो था कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद टूटा है, जब उसको नहीं मान रहे हैं, वहाँ पे मंदिर बना देना है, तो हम कैसे माने कि हम 50 साल पहले का भी कागज़ देंगे तो हमको यहाँ का सिटीजन घोषित किया जाएगा। भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। तो ये भरोसा कैसे हो, क्या करे सरकार? सरकार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, सरकार क्या करें वो कि जो भरोसा जगे इस देश के मुसलमानों में? किसी एक खास धर्म के लिए, वो उस धर्म के लिए ना हो, सबके लिए हो, इक्वल हो, तब भरोसा बन जाएगा। हाँ, आपको लगता है इक्वल ट्रीट नहीं करते इसलिए? नहीं करते सर, एकदम नहीं करते, वन साइडेड है सर। अभी नरेंद्र मोदी आरएसएस का माइंड का आदमी है सर, ये तो आरएसएस का माइंड का आदमी है सर, हमने देखा है ये तो बहुत कोई दो राय नहीं कि वो आरएसएस से निकल के हैं, तो फैक्ट है। तो सर आपको क्या लगता है सर, आप बताइए आरएसएस कैसा आदमी है, आप बताइए सर, मैं आपसे मैं क्यों मैं आपका जो व्यू है वो आपका व्यू है, मैं अपना व्यू नेता नहीं हूँ। तो हम लोग नेता नहीं है सर, हम लोग भी पब्लिक है सर। आरएसएस का माइंड का आदमी है सर, उसे इस्तीफा देना चाहिए, उसे रिजाइन लेना चाहिए सर। नहीं सर, सुरेश इस तरह से जो है अभी सुरेश सावंत जान रहे हैं ना, वो भी आरएसएस से हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं कि वो आरएसएस से हैं। यूपीएससी जिहाद करवाएं, लव जिहाद तो बहुत पहले से फेमस है, यूपीएससी जिहाद हुआ, उसमें साफ ऐसे जो 2009 टॉपर थे उनका रिजल्ट दिखाया गया, मार्क्स दिखाया गया कि ये पर्सनालिटी जो होता है इंटरव्यू, उसको छोड़ के बाकी उनसे सेकंड नंबर पे जो आए थे, शायद क्या नाम पुरोहित समथिंग था, लास्ट में सरनेम पुरोहित था शायद, उनका उनसे ज़्यादा नंबर है, रियल में उनका उनसे ज़्यादा नंबर है, लेकिन इंटरव्यू में जो साफैशल का नंबर है उसका ज़्यादा था, लेकिन टीवी पे वो प्रकाशित कर दिए कि इंटरव्यू में भी मतलब टोटल उनका ज़्यादा नंबर है। कोर्ट ने डंडा चलाया ठीक से, प्रोग्राम भी रोका है ना, तो न्याय व्यवस्था पे भरोसा रखना चाहिए। जी मानिए मुसलमान हाशिए पे है, चाहे कोई भी पार्टी हो, क्या करना चाहिए? मैं जानना चाहता हूँ जी, नीतीश सरकार है या जो भी सरकार आती है, बिहार में चुनाव है 2 विधानसभा के, या केंद्र में भी जो सरकार है अभी, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव है तो हम बिहार की बात ज़्यादा करेंगे, क्या करना चाहिए? सबको एक नज़र से देखना चाहिए सर, बिहार में अल्पसंख्यकों के लिए, मुस्लिम युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? अल्पसंख्यक के लिए देखिए अब तक होना चाहिए, उसका पूरा अच्छा से अप्लाई होना चाहिए उसका। सर हम अब तक नोटबंदी आपने किया, हमें कोई एतराज़ नहीं। नोटबंदी में क्या हुआ, हम सारे लोग नंबर में लगे रहे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सारे नंबर में लगे। फिर ये एनआरसी में, सीए में ऐसा क्यों, चलनी वाला काम क्यों कि आप एक चीज़ लाइए, उसको हम चलनी से छानेंगे, जो भी रहेगा, मुस्लिम रहेगा आप इधर रहो, किसी और भी रहेगा आपको लेंगे। और देखिए सर, श्रीलंकाई को नाम नहीं दिया है, बहुत ज़्यादा ये सियासत, वो क्या हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है। आज श्रीलंका में कितने नरकीय जीवन जीने पे वो लोग मजबूर हैं, तो उनको जगह नहीं दिया। तो इनका जो भावना है ना सर, ये भाजपा का, आरएसएस का, या इनका एजेंडा जो होता है ना, वक्त दे के बदलता है। बंगाल में इनको नफरत है, गौ का हत्या देख रहे हैं ना, गोवा में इनको ये नहीं है, गोवा में इनको इतराज़ नहीं है। स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी क्या बोले थे कि गोवा में जो जिसको थोड़ा केंद्रीय मुद्दों तरफ जाना, मैं चाहता हूँ बिहार की बात करें, स्टेट, क्योंकि चुनाव जो है बिहार का है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिहार के युवाओं को, बिहार के मुसलमानों को क्या चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये सबसे बड़ी चीज़ है, सिर्फ मैं बात किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की नहीं करूँगा,
ओवरऑल पूरे बिहार के यूथ की करूँगा। आज हमारे बिहार में यूनिवर्सिटीज़ की कमी है, कॉलेजेस की कमी है। यहाँ टेक्नोलॉजी जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज होने चाहिए थे वो नहीं है, मेडिकल साइंस की पढ़ाई होनी चाहिए थे। उसके लिए मैं खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नवादा से पढ़ने गया, इतनी दूर, अपने फैमिली से दूर रहे। तो ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो हमेशा बिहार से बाहर जाना पड़ता है। तो आखिर ये नौबत हम बिहार वासियों के लिए क्यों आई? तो सरकार को सबसे पहली चीज़, चाहे किसी की भी सरकार बने, तो सरकार को चाहिए कि सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाए, कॉलेजेस बनाए और डेवलपमेंट के लिए यहाँ इंडस्ट्रीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि हमारे बिहार के बच्चों को कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी महाराष्ट्र, कभी चेन्नई, तो आखिर अपने माँ बाप को छोड़ करके इतनी दूर नौकरी करने क्यों जाए? अगर सरकार सक्षम नहीं है तो सरकार कह दे कि मैं इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा पाऊँगा, मैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस नहीं बना पाऊँगा, मैं आपको रोज़गार नहीं दे पाऊँगा। तो इनका जो मैनिफेस्टो होता है कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन सही मायने में आप ग्राउंड देखें। जैसे नवादा शहर की मैं बात करूं, नवादा शहर के किसी एक कॉलेज में मुझे कोई बता दे कि किसी कॉलेज में पढ़ाई होती हो। आप चलिए सदर अस्पताल, इतनी बू मारती है, इतनी गंदगी है वहाँ, डॉक्टर की वहाँ इतनी कमी है कि अगर कोई बड़ी केसेस हो जाती है, कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तो उनको तुरंत पटना रिफ़र करते हैं ये, जो कि यहाँ से पटना की डिस्टेंस कम से कम 3 से 4 घंटे है और रास्ते ख़राब हैं। जाम की वजह से पेशेंट का जान रास्ते में ही चला जाता है। ये 1-2 केसेस नहीं है, ऐसे सैकड़ों केसेस हो चुके हैं। तो सवाल ये है कि स्वास्थ्य इंडस्ट्री, लोगों को यही चाहिए। आप स्वास्थ्य के केंद्र में बहुत पीछे हैं, हम रोजगार में हम बिहार, ऐसा नहीं कि हम बिहार पढ़ने में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। शिक्षा साइन करना पढ़ना होना तो सब जानता है, लेकिन ख्याल जो है आज़ाद होना चाहिए, सोच आज़ाद होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए, इसका सही फैसला होना चाहिए। और ये फैसला सर सही सब होगा सर, जब कोई ये जो इस बार जो है ना नीतीश कुमार का जो है ना, एक बार इस बार जो है ना बहुत ही अंदर मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, ये बहुत ही अंदर नीतीश कुमार के लिए खेल बिगाड़ रहा है भाजपा। और इसके आपको मैं रीज़न बता देता हूँ। भाजपा के साथ बंटवारा हो चुका है, 122 सीटें। बाद में देखिए चिराग पासवान एलजेपी उनके खिलाफ में उतार रहा है, यानी कि कमज़ोर किया जा रहा है। ये अंदर ही अंदर खेल हो रहा है सर, और इसका खेल का मास्टरमाइंड जो है मेरे हिसाब से भाजपा है सर। हाँ, वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। और मेरी तो तमन्ना है, मैं देखिए 89 से भी देखा हूँ, मेरा जो एज है सर, मेरा जो भी एज है, मैं दोनों का शासनकाल देखा हूँ। 36 ईयर्स 35-37 साल का एज है मेरा। मैं पहले ही दिन से लालू जी का पहला ही शासनकाल से मुझे याद है, मैंने वो भी 15 साल देखा है। और ये बहुत ही घटिया, आप एक बाइक नहीं ले सकते थे बिहार में वो 15 साल के शासनकाल में। ये सब चीज़ें सुधार हुआ है, लोग बाइक खरीदने लगे, रोड बना है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से सर काम नहीं हुआ है। एक सदर अस्पताल है जो हमारे भाई अभी बता रहे थे, 30 साल से वही सदर अस्पताल हम देख रहे हैं, यही हुआ। इनके आने से रंगाई पोताई का काम हुआ, लेकिन आज भी वही व्यवस्था है, इलाज आपका ढंग का नहीं होगा। डिलीवरी के लिए आप जाएंगे नवादा में, डिलीवरी के लिए जाएंगे, आपको पैसा देना पड़ेगा तो ही डिलीवरी ढंग से हो पाएगा आपका, नहीं तो फिर जानवरों के जैसा रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे एक है, इतना बड़ा क्षेत्र है इसका, एक ही सदर अस्पताल है। ये इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हॉस्पिटल की, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नवादा के सदर अस्पताल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ ना आईसीयू है, ना वेंटिलेटर है, ना इतनी ज़्यादा बेड है। तो ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ जितना जल्द हो सके, मैं जिला प्रशासन से भी मांग करता हूँ, और जो सरकार बने तो मैं उससे ये मांग करता हूँ कि खासकर नवादा के लिए, और भदौनी एक मोहल्ला है जहाँ 25,000 वोटर हैं भदौनी में, वहाँ एक हाई स्कूल तक आज तक नहीं बन पाया है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या यहाँ नीतीश कुमार? मैं कई बार इसके लिए आवाज़ भी उठाया हूँ। तो यहाँ के जो नेता हैं, जो विधायक सांसद हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चंदन सिंह हो या दिगर हो, तो वो ये कहते हैं कि आप ज़मीन हमें प्रोवाइड कर रही है। तो ये बताइए कि जब जनता ज़मीन ही इनको देगी तो क्या खुद से स्कूल नहीं बना लेगी?
यहाँ की व्यवस्था बात समझ में आ गई कि मूल मुद्दे क्या हैं। शिक्षा पे काम होना चाहिए नवादा के लिए, अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं, अच्छा हॉस्पिटल जो है उसमें व्यवस्थाएं कम से कम पहले बढ़ जाएं, नया बने तो और बेहतर है। जी सर, नया ही बनना चाहिए सर, नया ही बनना चाहिए, क्योंकि ये इतना भीड़ है। एक्चुअली अगर किसी को इमरजेंसी में कोई किसी का तबीयत भी खराब हो जाए तो हॉस्पिटल जाते जाते ही बीच में ही बहुत प्रॉब्लम ठीक बात है। तो नवादा के लोग जो अपने मुद्दे उठाए उसमें सबसे प्राइमरी मुद्दे यही तीन निकल के है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और इंडस्ट्री, रोजगार पर काम करना चाहिए। अगली जो भी सरकार आती है उम्मीद करते हैं कि नवादा के लोगों की बात ऊपर हुक्मरानों तक पहुंचेगी और कुछ बदलाव आएगा। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा में। सौरभ और कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।